हेलो दोस्तों, आज के टाइम में जो सबसे बड़ा मुद्दा हमें टीवी न्यूज़ और अखबारों में देखने को मिल रहा है वह है रसिया और यूक्रेन का मुद्दा। रसिया और यूक्रेन दो बड़े देश हैं। रसिया जो यूरोप से लेके एशिया तक फैला हुआ है और यूक्रेन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की धरती पर लड़ा जाने वाला यह एक बहुत बड़ा युद्ध है। तो हम जानने की यह कोशिश करेंगे रशिया और यूक्रेन के इस कॉन्फ्लिक्ट के टाइमलाइन को, और इसके साथ ही हम इस एरिया के कंप्लीट मैपिंग को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। रशिया की लैंड बाउंड्री हमें 14 देशों से लगती हुई दिखती है। इनमें पहला देश इधर नॉर्थ कोरिया, फिर चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अज़रबैजान, यूक्रेन, बेलारूस, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड और यह नॉर्वे है। इसके साथ ही यूरोप का एक बहुत बड़ा देश पोलैंड, इसकी भी बॉर्डर रशिया से लगती हुई हमें दिखती है। रशिया के मेनलैंड से पोलैंड का तो बॉर्डर नहीं लगता है, लेकिन रशिया का ही एक पार्ट कैलिनिन ग्राद, इससे पोलैंड का बॉर्डर लगता है। रशिया के नॉर्थ में यदि हम देखें तो कुछ सी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक बैरेंट सी, कारा सी, लाप्तेव सी। इसके अलावा रशिया के ईस्टर्न पार्ट में ईस्ट साइबेरियन सी है। रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स को अलग करने वाला यह जो स्ट्रेट है इसे हम बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। बेरिंग स्ट्रेट के नॉर्थ में चुक्ची सी है और बेरिंग स्ट्रेट के साउथ में बेरिंग सी है। रशिया के ईस्टर्न पार्ट में हमें सी ऑफ ओखोट्स देखने को मिलता है, और यहाँ एक आइलैंड का ग्रुप है जिसे हम कुरिल आइलैंड बोलते हैं, यह भी रशिया को बिलोंग करता है। रशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेनिनसुला जो यहाँ आप देख सकते हैं कामचटका पेनिनसुला है। इसके अलावा एक और पेनिनसुला कोला पेनिनसुला, यह सारे पोर्शन रशिया को ही बिलोंग करते हैं। गल्फ स्ट्रीम के कारण यह मुर्मांस्क पोर्ट सर्दियों में भी आइस फ्री होता है और यहाँ से ट्रेडिंग रशिया कर पाता है। रशिया का एक अदर मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट व्लादिवोस्टोक है। यूक्रेन की लैंड बाउंड्री 7 देशों से लगती है। रशिया, कैपिटल मॉस्को है। दूसरा देश रोमानिया, फिर मोल्डोवा, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड और बेलारूस। यदि हम देखें तो यूक्रेन का कैपिटल कीव है और इस शहर से होते हुए नीपर रिवर फ्लो करती है, और यह नीपर रिवर आगे जाकर ब्लैक सी में ड्रेन कर जाती है। रसिया से होते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर डोन फ्लो कर रही है और यह सी ऑफ एजॉब में ड्रेन करती है। सी ऑफ एजॉब और ब्लैक सी को मिलाने वाला जो स्ट्रेट है इसे हम कर्च स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। आगे हम ब्लैक सी को और भी डिटेल में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। 1991 में यूएसएसआर का विखंडन हो जाता है और इसके टूटने से 15 नए देशों का जन्म होता है, और इन देशों में एक यूक्रेन भी था जो अब मार्केट इकोनॉमी बनने के रास्ते पे था। इस टूटने के बाद यूएसएसआर के जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे वह यूक्रेन के हिस्से आ जाते हैं। यूक्रेन के पास उस समय के दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल उसके हाथ में था, लेकिन इसने बाद में बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत ये सारे स्टॉक पाइल वापस लौटा दिए मॉस्को को इन 1994, और इसके बदले में उनसे यह प्रॉमिस करवाया कि आप रिस्पेक्ट करेंगे हमारी आज़ादी, हमारी सॉवरेनिटी को, हमारे बॉर्डर्स को। लेकिन आज के दिनों में हम देख रहे हैं कि यह बुडापेस्ट मेमोरेंडम के जो ये सारे प्रावधान थे आज हमें टूटते हुए दिख रहे हैं। आइए हम देख लेते हैं कि यूएसएसआर के टूटने के बाद हमें वो 15 देश कौन कौन थे जो बने थे। सेंट्रल एशिया के 5 देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। इसके अलावा जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान। फिर हम यदि रुख करें वेस्ट की तरफ तो हमें दिखता है इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और इसके अलावा यूक्रेन, मोल्डोवा और बेलारूस। इन 15 देशों का जन्म होता है इंक्लूडिंग रशिया। यदि हम फास्ट फॉरवर्ड फरवरी 2014 में आते हैं तो हम पाते हैं यूक्रेन में एक प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, जो कि रसिया के समर्थन में खड़े थे। इसे देखकर यूक्रेन के जो लोग थे उन्होंने एक रिवॉल्यूशन कर दिया जिसे प्रो वेस्टर्न रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसे हम मैदान रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, और इसके कारण विक्टर यानुकोविच सत्ता से हटते हैं और एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है यूक्रेन में, और इस इंटरिम गवर्नमेंट ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया यूरोपियन यूनियन के साथ।
जिसे कि देखा जा रहा था यूक्रेन का पहला कदम नाटो के मेंबरशिप के लिए। नाटो जिसे कि रसिया हमेशा से अपने लिए खतरा समझता रहा है, नाटो यदि यूक्रेन को अपना एक मेंबर बना लेता तो इससे होता क्या कि नाटो रशिया के दरवाजे तक पहुंच जाता है यूक्रेन के रास्ते, जो कि व्लादिमीर पुतिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन सब डेवलपमेंट्स को देख के यूक्रेन और रशिया के बीच टेंशन्स बढ़ते चले गए और फाइनली हम पाते हैं कि अप्रैल 2014 में रसिया आक्रमण कर देता है और यूक्रेन के एक पेनिनसुला क्रीमिया को अपना पार्ट बना लेता है। साथ ही सेसेशनिस्ट रीजन डोनेट्स्क एंड लुहांस्क यह दोनों ब्रेक ऑफ कर जाते हैं यूक्रेन से। यह लड़ाई कंटिन्यू होती है ईस्टर्न यूक्रेन में डोनबास रीजन में। यदि मैप में हम देखें तो डोनबास रीजन में ही हमें लुहांस्क और डोनेट्स्क हमें देखने को मिलता है। यह क्रीमिया पेनिनसुला जिसकी हमने ऊपर बात की थी, यह क्रीमिया पेनिनसुला यूक्रेन के सदर्न पोर्शन में है, जो कि सी ऑफ एजॉब और ब्लैक सी के बीच सैंडविच्ड है। यदि हम आगे बात करें इस डोनबास रीजन का, तो डोनबास रीजन बिल्कुल ही रशिया से लगा हुआ है, जहाँ की कई सारे ग्रुप हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि रशिया के साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखते हैं। यह प्रो रशियन ग्रुप्स हैं। आगे हम देखें तो 2014-15 में मिन्स्क एकॉर्ड साइन होता है। इसके तहत रशिया, यूक्रेन, फ्रांस एंड जर्मनी यह सीज फायर एग्रीमेंट साइन करते हैं और इसमें बात की जाती है कि रशिया विड्रॉ कर लेगा अपने ट्रूप्स एंड हैवी वेपन्स को। लुहांस्क और डोनेट्स्क को रीइंटीग्रेट करने की बात की गई यूक्रेन के साथ। साथ ही रशिया ने यह भी शर्त रखा कि ईस्टर्न रीजन में जो कि प्रो रशियन ग्रुप्स का गढ़ था, वहाँ पावर डिवोल्यूशन किया जाए ताकि उनको स्वायत्तता मिल सके। हम पाते हैं कि सीज फायर जो हुआ था यह लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के अलोंग हुआ था। आगे यदि हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि अप्रैल 2019 में एक कॉमेडियन थे जिनका कि नाम वोलोदिमीर जेलेंस्की था। यह चुनाव लड़ते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट का और यह बहुत बड़े बहुमत से जीत हासिल करते हैं और इन्होंने यह मुद्दा उठाया था कि हम डोनबास रीजन को वापस से कंट्री में लाएंगे और इसको रीइंटीग्रेट करेंगे। और यदि हम देखें इस मैप को तो ईस्टर्न यूक्रेन के लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में वोलोदिमीर जेलेंस्की को एज प्रेसिडेंट चुना था। बहुत बड़ा वोट शेयर इनको मिला था। इधर नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स के फ्रीडम एंड सिक्योरिटी को गारंटी करता है थ्रू इट्स पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। आज के डेट में यदि बात करें तो नाटो के कुल मेंबर्स की संख्या 30 हो चुकी है और इसके आर्टिकल 5 के तहत ऐसा प्रावधान है कि इनमें से किसी एक मेंबर पर भी अटैक इनके सारे मेंबर्स पर अटैक माना जाएगा और ये तीनों मिलकर किसी एक को मारेंगे। यदि हम देखें तो 1997 के बाद नाटो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करता है और इसके मेंबर्स में चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, बल्गेरिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनिग्रो एंड लेटेस्ट 2020 में नॉर्थ मैसिडोनिया भी इसका एक मेंबर बन जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो नाटो बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच चुका है रसिया के बाउंड्री के और नाटो अपने फोर्सेस को रशिया के बाउंड्री के अलॉन्ग खड़े कर चुका है। लेकिन जब बात आई यूक्रेन की, वक्त था 2021-22 का और यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने अपनी ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो कि रशिया को प्रोवोक करता रहा कि वह यूक्रेन पे अटैक करे। रशिया ने कई बार वार्निंग दी कि आप ऐसा ना करें। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने क्लियरली बोला कि यूक्रेन को यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ ड्रिफ्ट नहीं करना चाहिए, उसे नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए। पुतिन ने यह डिमांड रखी कि नाटो उनको यह लिखित में एश्योरेंस दे कि यूक्रेन जो है कभी ज्वाइन नहीं करेगा नाटो के ग्रुप को और 1997 के बाद जितने भी कंट्रीज नाटो के मेंबर बने थे और वहाँ जो भी ट्रुप्स स्टेशन हैं उन सबको पुल बैक कर लिया जाए। लेकिन यह एश्योरेंस देने को कोई तैयार नहीं हुआ। यदि वक्त रहते सारे देश अपने ईगो को एक तरफ करके सोचते तो शायद आज का यह जो रशिया और यूक्रेन के बीच यह जो महायुद्ध चल रहा है यह टल सकता था। लेकिन जॉ बाइडेन की पॉलिसी की सराहना तो दुनिया में कोई नहीं कर रहा। इन्होंने ना तो यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाया और ना आज नाटो यूक्रेन की रक्षा कर पा रहा है। आगे यदि हम देखें तो फाइनली रशिया अटैक करता है फैब 2022 में और यूक्रेन अकेला पड़ जाता है। हम पाते हैं कि 1 मार्च 2022 आते आते यूक्रेन के कई बड़े शहर जो कि कभी खूबसूरती का नमूना हुआ करते थे वो आज रशिया के विध्वंस का उदाहरण बन चुके हैं। यदि इन
इम्पॉर्टेंट सिटीज़ की बात करें तो इनमें कीव, खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क, मारियुपोल, खरसन, ओडेसा, लीव एंड क्रीमिया है। और इनमें से एक सिटी जो हम देख रहे हैं ये ओडेशा, इनका एक बहुत ही यूक्रेन का इम्पॉर्टेंट नेवल बेस भी था। और अब रशिया का मेजर प्लान लॉन्ग टर्म यही है कि यह पूरे जो यूक्रेन का सदर्न पोर्शन है इन सारे रीजन्स को यह कैप्चर करके यूक्रेन को बेसिकली एक लैंड लॉक्ड कंट्री बनाना चाहते हैं। फिलहाल तो यह युद्ध अभी चल ही रहा है। इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन बातों की चर्चा हम फिर कभी आगे कर लेंगे। लेकिन वर्तमान में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि रशिया और यूक्रेन जो इस युद्ध के दो प्रतिभागी हैं, इनके और क्या क्या फीचर्स हैं फिजिकल एंड पॉलिटिकल, इसको हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। रशिया जिसको हम दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री मानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, और यह इतना बड़ा है कि इस देश में टोटल 11 टाइम जोन्स हैं और यह देश कुल 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, यूरोप एंड एशिया। इस देश की शोर की यदि हम बात करें तो यह देश 3 महासागरों से भी लगता है। इनमें पहला अटलांटिक, दूसरा पैसिफिक और तीसरा आर्कटिक ओशियन है। रशिया को हम ऑफिशियली रशियन फेडरेशन के नाम से जानते हैं और इसका कैपिटल मॉस्को है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। इस देश की आबादी लगभग 14 करोड़ के आसपास है और इस देश की महत्वपूर्ण भाषा, मेजर लैंग्वेज जो है वह रशियन है। और मेजर रिलीजन की बात करें तो क्रिश्चियनिटी एंड उसके बाद इस्लाम आता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यदि देखें तो यहाँ पुरुषों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 63 ईयर्स एंड वीमेन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स है। यदि हम आगे देखें फिजिकल मैप ऑफ रशिया तो हम पाते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स। यदि हम पहले माउंटेन्स पे फोकस करें तो इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स में उरल माउंटेन है, जिसको कि हम यूरोप और एशिया को बांटने वाला मानते हैं। इसके ईस्ट में माना जाता है एशिया और इसके वेस्ट में यूरोप की शुरुआत मानी जाती है। सदर्न पोर्शन ऑफ रशिया में हमें शायन माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, अस्टानो वॉय रेंज इसके ईस्टर्न पोर्शन में एंड बर्खोयांस्क माउंटेन, कोलियमा माउंट्स, ये सारे हमें रशिया में देखने को मिलते हैं। यदि हम देखें तो एक बहुत बड़ा पोर्शन स्टेपी रीजन है रशिया में, एक प्लेन एरिया है जहाँ की हमें ग्रासलैंड वेजिटेशन देखने को मिलता है। रशिया के साउथ वेस्टर्न पोर्शन में हमें यह कॉकासस माउंटेन्स देखने को भी मिलता है। आगे यदि हम देखें रशिया के इम्पॉर्टेंट रिवर्स के बारे में तो इनमें हमें रशिया में ऑलमोस्ट हमें लगभग 1000 रिवर्स देखने को मिलते हैं और इनमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं उन्हीं की चर्चा हम यहाँ करेंगे। इनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर यह अमूर है जो कि रशिया और चाइना के बीच बाउंड्री का भी काम करता है। अनदर रिवर्स की बात करें जो आर्कटिक ओशन में ड्रेन होते हैं तो उनमें प्रमुख हैं कोलेमा, इंडिग्रिका, ओलेनगोयॉक, लेनू, एनिसे, ओब रिवर, पेचोरा एंड और भी कई सारी रिवर्स हैं। लेकिन यदि हम बात करें जो कास्पियन सी में ड्रेन करते हैं, इनमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर हैं। पहला तो रिवर बोल्गा एंड दूसरा रिवर उराल। यदि हम बात करें सी ऑफ एजॉब में ड्रेन करने वाली, जिसकी हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, तो रिवर डॉन है जो कि सी ऑफ एजॉब में ड्रेन होता है। नीपर के बारे में तो हमने देख ही लिया, यह ड्रेन करता है ब्लैक सी में। रशिया के बारे में कुछ अनइम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम देख लेते हैं यहाँ। रशिया का कैपिटल मॉस्को है और यह दुनिया के लगभग सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स रहते हैं। एग्जैक्ट संख्या में यदि बात करें तो फॉर्ब्स के अनुसार यहाँ 79 बिलियनियर्स रहते हैं। और रशिया में हमें देखने को मिलता है दुनिया का तीसरा सबसे बिजीएस्ट मेट्रो। टोक्यो और सियोल के बाद सबसे बिजीएस्ट मेट्रो हमें रशिया में ही देखने को मिलता है। रशिया के लोगों में यदि हम देखें तो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस भी है। इनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सुपरस्टिशन हम यदि देखें तो वह यह है कि यदि आप किसी कुत्ते की नाक को अपने लेफ्ट हैंड से रब करते हैं तो आपके अमीर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम यदि देखें तो रशिया में दुनिया का सबसे
लॉन्गेस्ट सिंगल रेलवे लाइन जो है वह रशिया में है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। इसे हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे के नाम से जानते हैं, जो इतना लंबा है, इतना बड़ा है कि यह क्रॉस करता है लगभग 8 टाइम जोन को, 87 सिटीज़ एंड टाउन्स को एंड रशिया के 16 रिवर्स को इंक्लूडिंग द वोल्गा रिवर। अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक सी के बारे में, जो यूक्रेन और रशिया दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्लैक सी के चारों तरफ पाए जाने वाले जो देश हैं उनमें है पहला तो रशिया, फिर टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया, रोमानिया एंड ऑब्वियसली यूक्रेन भी। ब्लैक सी और सी ऑफ एजॉब को कर्च स्ट्रेट मिलाता है, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड फिर सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से डार्डेनल्स स्ट्रेट मिलाता है। यदि हम देखें तो यहाँ कई सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स भी ड्रेन करती हैं, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था नेपर रिवर ब्लैक सी में ड्रेन करता है। इसके अलावा यह जो रिवर आप देख रहे हैं यह यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है डैन्यूब, जो ब्लैक सी में ड्रेन करता है। आगे हम यूक्रेन के बारे में देखते हैं। यूक्रेन लार्जेस्ट कंट्री है जो कि यूरोप में है एंड यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट में हमें कार्पेथियन माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जिसका कि हाईएस्ट पीक जो है वह है माउंट होवर्ला। यूक्रेन का कैपिटल कीव है, वी ऑलरेडी नो इट, एंड यूक्रेन की जो पॉपुलेशन है लगभग 4.5 करोड़ के आसपास है। यहाँ की मेजर लैंग्वेजेस में यूक्रेनियन और रशियन लैंग्वेज है। यहाँ का मेजर रिलीजन क्रिश्चियनिटी है और यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट रशिया के तर्ज पे मेल के लिए 64 ईयर्स एंड फीमेल के लिए 75 ईयर्स है। और यहाँ की करेंसी ह्रीवन्या है, ह्रीवन्या, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, डोंट नो। सो आगे हम देखते हैं यूक्रेन के फिजिकल फीचर्स के बारे में। यूक्रेन में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स को ऑलरेडी हमने देख लिया था, उनमें एक तो निपर था, साथ ही ब्लैक सी में जो ड्रेन कर रहा है कुछ अन्य रिवर, उनमें एक है निस्टर रिवर और डैन्यूब रिवर। डैन्यूब रिवर के बारे में बता दूं आपको, यह दो देशों के बीच बाउंड्री का भी काम करता है। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप बता सकते हैं आसानी से यह किन दो देशों के बीच बाउंड्री का काम करता है। एक तो यूक्रेन है ऑब्वियसली, और दूसरा यह कौन सा देश है। यदि हम देखें तो सी ऑफ एजॉब में यह एक पार्ट गल्फ ऑफ तागानरोग के नाम से जाना जाता है। यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जिनको कि आप ध्यान में रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यूक्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। यूक्रेन में जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है वहाँ यूनिकैमरल पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट को हम वर्खोवना राडा के नाम से जानते हैं, जहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यहाँ के यदि लैंड यूज पैटर्न के बारे में देखें तो देश के लगभग 71.2% लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ 16.8% लैंड पर फॉरेस्ट पाया जाता है। यूक्रेन एकमात्र ऐसा देश तो नहीं है, कई और भी देश होंगे जहाँ की नेशनल कॉस्ट्यूम है, और यहाँ के नेशनल कॉस्ट्यूम को हम विसी वंका के नाम से जानते हैं, और यह महिलाएं वही ड्रेस पहन रखी हैं इधर। आगे हम देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर यहाँ के पार्लियामेंट की, जो कि अब पता नहीं अब इस लड़ाई में किस हालत में होगा। वर्खोवना राडा, यहाँ ब्लैक सॉइल का वास्ट ट्रैक्ट पाया जाता है, जिसके कारण यह देश बहुत ही आइडियल प्लेस है वीट प्रोडक्शन के लिए। और अपनी इसी खूबी के कारण यूक्रेन को हम ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप के नाम से भी जानते हैं। यदि हम देखें तो आज तक का जो सबसे हैवीएस्ट फ्लाइट है, जो एयरक्राफ्ट है, वह यूक्रेन में ही बनाया गया है। इसे बनाया था जब यह यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। इसका नाम है एंटोनोव AN-225 और इट हैज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट विंग स्पैन। यही पर हम समाप्त करते हैं आज का यह वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।